हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे लास्ट वीडियो पे कि एवोल्यूशन वाला पार्ट भी उनको चाहिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं पूरी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन अपलोड करूंगी, प्लस हम हेरिडिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेटली देखेंगे। आई जस्ट होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं विथ आवर लेक्चर, दैट इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले देखिए, कुछ हम की एरियाज देखना चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कुछ हमारे की एरियाज जो बार बार घूम फिर के कौन से वो एरियाज है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला अगर की एरियाज देखें, इट इज द एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बडिंग, फिशन, फिर हमारे फ्रेगमेंटेशंस, वो सारे के सारे उनमें आप देखोगे उनके एग्जाम्पल्स से बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे 1-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं इसी एग्जाम्पल के आसपास घूमते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको सीड का डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इसको लेबल करो, ये क्या है। पॉलिनेशन वाला डायग्राम हमें दे दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि इसको आप लेबलिंग कीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स गिवन हियर। तो इस तरीके के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अमीबा के ऊपर अगर आप देखोगे, उसके अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, बडिंग के ऊपर बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या जो जिसमें थोड़ी सी ज्यादा मार्क्स कैरी करते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मेनली वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आसपास घूमती है। जैसे कि आप देखोगे पॉलिनेशन के ऊपर डिफरेंशिएशन बता दो कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, या आप मान लो कि हमें ये बताया गया कि जो ये पॉलिनेशन वाली जो डायग्राम है, जिसमें आगे जाकर हम डेफिनेटली देखेंगे, उसमें भी हमें बोला जाता है कि इसको आप एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके अलावा क्या आ सकता है, ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेनली अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके डायग्राम्स भी आते हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें आ सकती है कि कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, ओवरी का क्या फंक्शन है, यूटेरस में क्या होता है। सो फीमेल पार्ट, डेफिनेटली मेल पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट फीमेल पार्ट से क्वेश्चन अगर हम देखें ज्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ एसोसिएटेड पोर्शन देखें, देन द मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हिच वन इज डू यू थिंक इज द बेस्ट मेथड। तो इस तरीके के तरह तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो है तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली कोई भी चैप्टर हमें ऐसा नहीं दिया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम देखें घुमा फिरा कर कुछ ऐसे एरियाज है जिससे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है लेकिन इनमें ध्यान ज्यादा देना है। तो जस्ट बिकॉज आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, मैंने कुछ टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है जिसपे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है क्या बाइनरी फिशन किसमें होता है। देखिए मैंने यहाँ बहुत ज्यादा लंबा कुछ नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस उसकी वन शॉट वीडियो बना दी है, उस पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि फिशन है क्या। बट यहाँ इस टेबल में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि अब हमें तो पता है फिशन है क्या, बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि फिशन होता किसमें है, ताकि जब भी फिशन के बारे में आए हम इजीली उसे लिख पाए। तो देखिए सबसे पहले फिशन का क्या मतलब था, फिशन का मतलब था ऑब्वियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, टूटना, ठीक है। फ्यूजन का मतलब मिलना, फिशन का मतलब टूटना होता है। अब देखिए बाइनरी फिशन क्या था, बाइनरी फिशन था जहां सेल 2 में डिवाइड होता है। बट अगेन यहां हमें याद रखना है द एग्जाम्पल्स कि बाइनरी फिशन किस में होता है। तो सबसे पहले अमीबा में होता है एंड देन लेशमेनिया, काला आजार, ठीक है, इट इज ऑल्सो मेंशन इन आवर एनसीईआरटी। तो इन दोनों में बाइनरी फिशन
देखी गई है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बाइनरी फिशन होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, बट हमें याद उतना रखना है जितना हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट वन इज दी मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन की अगर हम बात करें, उसमें क्या था, जिसमें सेल, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बने हैं, इट इज मल्टीपल फिशन। बट अगेन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, उसमें मल्टीपल फिशन होता है। प्लस अमीबा में भी हो सकता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। सो हमें एग्जांपल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है। प्लस क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर भी होते हैं जिसमें बडिंग होती है, लाइक ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंगस और ये हमारे इथेनॉल प्लस ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसीलिए ईस्ट को कभी कभी हम ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इन बोथ बेकरी एंड इन बोथ ब्रीवरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होती है, फ्रेगमेंटेशन अगेन स्पाइरोगाइरा में होती है और अदर एल्गीज में भी, बट अदर एल्गीज चलो याद नहीं रहे, इट्स टोटली फाइन। स्पाइरोगाइरा हमें याद रखना है बिकॉज ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। वैसे फ्रेगमेंटेशन था क्या, फ्रेगमेंटेशन क्या था, जिसमें पूरी ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाते हैं इनटू वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स और एवरी फ्रेगमेंट से क्या होता था, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती थी, राइट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट वन इज रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन किस में होता है, रीजेनरेशन होता है प्लैनेरिया में। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जो वन शॉट वीडियो था उसमें डाल दिया है। यहाँ बस हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम एमसीक्यूज या 1-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आए उसे हम अटेम्प्ट कर पाए। सो रीजेनरेशन प्लैनेरिया में होती है और ये प्लैनेरिया क्या है, इट इज अ फ्लैट वर्म, दैट इज प्लेटीहेलमिंट्स, राइट। 9 में भी हमने देखा है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अगर हमको याद है, देयर वर 2 टाइप्स, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड क्या था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। 2 टाइप थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। आर्टिफिशियल में क्या था, कटिंग, जो किसमें यूज होता था, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर का मतलब है फूल वूल के जो जितने भी कल्चर है या फूल वूल जो भी हम प्लांट करते हैं, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। रोज प्लांट हो गया या जितना भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम अपने घरों में लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जहाँ प्रोडक्शन होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज होती है। लेयरिंग स्ट्रॉबेरी में होती है अगर आपको याद है। एंड ग्राफ्टिंग जो है, इसमें क्या था, एक दूसरे प्लांट में, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग में किसी एक प्लांट के बेस से जिसमें उसकी रूट्स लगी हो, ठीक है, उससे किसी दूसरे प्लांट को ऊपर से ग्राफ्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स ये दोनों प्लांट अलग अलग है। नीचे वाला जो प्लांट है उसे हम कहते हैं स्टॉक और ऊपर वाला जो प्लांट है उसे हम कहते हैं सियोन। अच्छा, यहाँ मुझे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आया जो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी एक बच्चे ने डाउट लिखा था कि रूट की जो क्रोमोसोम नंबर है, ये बताया गया था कि स्टॉक की जो क्रोमोसोम नंबर है वो था 22 और स्कियोन की जो क्रोमोसोम नंबर है वो था 14, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जो टेलीग्राम ग्रुप में आया था, ठीक है। स्टॉक मतलब नीचे वाला पार्ट, ग्राफ्टिंग में स्टॉक हम नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं। तो स्टॉक का क्रोमोसोम नंबर 22 था, स्कियोन का क्रोमोसोम नंबर 14 था। तो क्वेश्चन इस तरीके से था कि व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ रूट्स एंड व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ एग। तो क्या होगा रूट्स का क्रोमोसोम नंबर। तो देखिए रूट्स का मतलब है कि ये हमारे स्टॉक का पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने बताया था लोअर जो पोर्शन है ग्राफ्टिंग में उसे हम स्टॉक कहते हैं और रूट्स जो है वो किसका पार्ट है, स्टॉक का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है ये रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है, इनमें मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। तो सिंपली
रूट की भी क्रोमोसोम नंबर कितनी होगी? रूट की भी क्रोमोसोम नंबर 22 ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से था। अब ये भी पूछा गया था कि एग का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। तो देखिए एग का मतलब क्या है कि यहाँ ऊपर वाले पार्ट में, जिसे हम स्क्योन कह रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट में फ्लावर्स बनेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में हमारे फ्लावर्स बनेंगे। फ्लावर्स के अंदर क्या बनेगा? हमारे एग सेल्स बनेंगे। और ये जो एग सेल्स है, हमें भी पता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जिसे हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। तो जब ये पूछा गया कि एग का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो जाहिर सी बात है, अगर इस स्क्योन की क्रोमोसोम नंबर 14 है तो एग में क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने बार बार देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्रोमोसोम नंबर आधी हो जाती है। दैट मीन्स एग का क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 7। तो ये चीजें कुछ, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहते हैं। इनफैक्ट दो बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि स्टॉक का क्रोमोसोम नंबर ये है, चाहे कुछ भी हो, स्क्योन का क्रोमोसोम नंबर ये है, then what will be the chromosome number of roots और what will be the chromosome number of egg। तो देखो, जब भी हमें ये पूछा जाए कि एग का क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर कितना है, तो सिंपली हमें उसे डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर 10 है तो ऑब्वियसली 5 होगा, अगर 14 है तो 7 होगा, अगर 16 है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स हमें हमेशा उसका आधा लिखना है जितना हमें दिया गया है। तो आई गेस अब किसी को भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई डाउट नहीं होगी। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। रूट्स, स्टेम्स, ऑनियन के जो हम बल्ब्स हम देख चुके हैं पहले भी, तो ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वैसे तो फंगस में होता है। फंगस में इनफैक्ट सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों टाइप के फॉर्म होते हैं, बट हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है इट वाज ऑफ राइजोपस। और ये जो राइजोपस है, ये राइजोपस क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। अगर हम ब्रेड को ऐसे ही रख दे ओपन एयर में 1 वीक तक, 1 वीक छोड़ो, गर्मियों में 2-3 दिन भी हम रख दे, तो क्या होगा? उसमें ब्लैक कलर के थोड़े छोटे छोटे कॉटनी ग्रोथ होंगे, कॉटन टाइप होंगे। हम ऐसे छू भी लेंगे तो ऐसा ब्लैक कलर के पाउडरी सब्सटेंस हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो ये जो है इट इज अ ब्रेड मोल्ड। दे आर सेप्रोफाइट। क्या करेगी वो? ब्रेड में क्या होता है, जो कार्ब्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे और उससे ये न्यूट्रिशन लेंगे, प्लस उसके साथ साथ क्या होगा? ब्रेड सड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है राइजोपस इट इज अ ब्रेड मोल्ड। और इनमें कुछ हमारे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, कुछ हमारे असेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हमें याद रखना है। तो टेबल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कुछ PYQs में जो कुछ हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द स्टेज। हमें इस स्टेज को, ये जो डायग्राम है इसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये कौन सा स्टेज है अमीबा में बेसिकली। सो दिस इज अ स्टेज इन अमीबा और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्टेज है। नंबर 1 ऑप्शन देखो क्या कहा गया है? फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइनरी फिशन। दैट मीन्स अमीबा बाइनरी फिशन करने जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है स्टेज वेयर न्यूक्लियस डिवाइड साइटोप्लाज्म डज नॉट। दैट मीन्स इस डायग्राम में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है बट साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है? स्टेज वेयर साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। ऐसा स्टेज जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है बट न्यूक्लियस नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? दिस स्टेज बेसिकली डिनोट्स कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना। ठीक है, सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस स्टेज में क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें हमारे न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Ability of a cell to divide into multiple daughter cell in plasmodium. देखा, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था प्लाज्मोडियम के, अभी क्वेश्चन आ गया. इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं प्लाज्मोडियम की उस एबिलिटी को, क्या कहते हैं इसको? ऑब्वियसली बहुत इजी है, इट इज मल्टीपल फिशन. हम उसे मल्टीपल फिशन कहते हैं. अब आई गेस कोई भी नीचे ये नहीं लिखेगा कमेंट में कि बाइनरी फिशन है, राइट? क्योंकि वो मल्टीपल फिशन ही है. ओके, अब आता है टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द फॉलोइंग फिगर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन इज गिवन. हमें दे दिया गया है पूरी अलग अलग स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिशन. हमें करना क्या है? इसको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में डालना है. तो ध्यान से इस डायग्राम को देखो और बताओ इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में कैसे डाल सकते हैं. आई गेस इट विल स्टार्ट समथिंग विद हियर. ठीक है, एक सेल था, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद धीरे धीरे सेल शुरू होगा डिवाइड करने में. दैट मीन्स सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि हमें अब डिवाइड होना है, और उसी के साथ साथ न्यूक्लियस की डिवीजन शुरू हो गई. इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था, न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई. ठीक है, सब कुछ हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, एंड लास्ट में क्या होगा? दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनेंगे. तो इन ऑप्शंस में अगर हम देखें, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? इट विल बी 2, क्या होगा? 2, 3, 4 and 1. So option A will be our correct answer. So अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए कितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं. तो डायग्राम्स हमें इग्नोर नहीं करना है, डायग्राम्स भी देखने हैं. अच्छा, डायग्राम से याद आया, बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट आया है कि पूरे बायो में जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है मैम उनके ऊपर वीडियो बनाओ. सो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं काम करूंगी. ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स देते जाओ, सजेशन देते जाओ, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती जाऊंगी. खैर आइए, कम बैक टू द पॉइंट. इन विच ऑफ द फंगस बडिंग इज नॉट शोन. ये जो हमारे डायग्राम्स दिए गए हैं, मान लो ये कोई ईस्ट है, कोई फंगस है, ठीक है, इनमें से किस में एग्जैक्टली नहीं हो रहा है बडिंग? किस में नहीं हो रहा है? तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, बडिंग में हमने देखा था कि पेरेंट के बॉडी से ही छोटे छोटे बड्स निकलते हैं. उन बड्स जो है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी पेरेंट के बॉडी से कनेक्टेड है. दिस वन इज ऑल्सो रिमेन कनेक्टेड टू द पेरेंट बॉडी, और ये भी कहीं ना कहीं ये जो छोटी बड है इट इज ऑल्सो रिमेन अटैच टू पेरेंट बॉडी. बट किस में इंडिविजुअल है? इसमें इंडिविजुअल है. दैट मीन्स दिस विल बी आवर एन आंसर. क्या होगा? किस में नहीं हो रहा है बडिंग? इट विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी में बडिंग नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे इंडिविजुअल सेल्स है. इसमें कोई बडिंग वडिंग का कोई हमें नहीं मिल रहा है. ओके, सो अब आते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन राइजोपस ट्यूब्यूलर थ्रेड, इन राइजोपस ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड. राइजोपस की जो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर थी, अगर आपको राइजोपस की डायग्राम याद होगी, इस तरीके का डायग्राम हमारे बुक में दिया गया है. ठीक है, इस तरीके का डायग्राम दिया गया है. सो दिस इज द स्पोरेंजिया. अब पूछा ये गया है कि ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोरेंजिया होता है उसको हम क्या कहते हैं. तो देखिए कितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स? नहीं. रूट्स? डेफिनेटली नहीं. फिलामेंट? नहीं. सो द आंसर विल बी हाइफी. ठीक है, अब जैसे कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, फंगस के बॉडी में भी सेल होता है, कोई भी फंगस हो. अब हम जो मशरूम्स खाते हैं दे आर ऑल्सो फंगस, तो उनमें भी सेल्स है, बट उनकी सेल्स जो है ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल हाइफी. जैसे कि हमारे सेल होते हैं, राइट, हमारे बॉडी में सेल होते हैं और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं. वैसे ही इनमें क्या होता है? इनमें ऐसे लंबे लंबे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हाइफी, और बहुत सारे हाइफी मिलकर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं विच इज कॉल्ड माइसेलियम. बट अगेन माइसेलियम कुछ नहीं याद रखना, बस याद रखो कि ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर था जिसमें हमारी स्पोरेंजिया अटैच थी, इट इज आवर हाइफी. ठीक है, ओके. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
डायग्राम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? यस, सो इट इज अ डायग्राम ऑफ अ सीड। तो पूछा ये गया है कि इसमें ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कोटिलेडन, प्लिम्यूल, रेडिकल, प्लिम्यूल, रेडिकल, कोटिलेडन, प्लिम्यूल, कोटिलेडन, रेडिकल और रेडिकल, कोटिलेडन, प्लिम्यूल, ठीक है। सो दिया तो तीन चीज ही है कि इनमें से एक कोटिलेडन है, एक प्लिम्यूल है, एक रेडिकल है, बट कौन सा क्या है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए ए इज प्लिम्यूल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लिम्यूल। बी इज कोटिलेडन और इसी कोटिलेडन के बेसिस पर एंजियोस्पर्म्स के दो डिवीजन है, वन इज डाइकोटिलेडन, हमने क्लास 9 में भी देखा है डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, एंड वन इज मोनोकोटिलेडन। एग्जाम्पल बताओ एक डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की, जल्दी जल्दी बताओ। सो ओके, एनीवेज, एंड द C1 इज रेडिकल। वैसे इससे होता क्या है, प्लिम्यूल से हमारे फ्यूचर स्टेम निकलता है, रेडिकल से फ्यूचर रूट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये कोटिलेडन क्या है, कोटिलेडन आर सीड लीव्स। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, इट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से, ठीक है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये जो डिजीजेस हमारे सामने दिए गए हैं उनमें से कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। ऑप्शन सिफिलिस, हेपेटाइटिस, एड्स एंड गोनोरिया। तो इनमें से कौन सा नहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, द आंसर विल बी हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ओके। बट हाँ, इसके भी कुछ स्ट्रेन्स है, स्पेशली हेपेटाइटिस सी की, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, दैट इज ऑफ हेपेटाइटिस सी, ओके। So next is the differentiate between self-pollinated and cross-pollinated plants। क्या डिफरेंस होती है self-pollinated and cross-pollinated plant की? बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्या है, तो इसका तो हमें याद रखना ही रखना है। क्या होता है self-pollinated and cross-pollinated plant के बीच डिफरेंसेस? तो सबसे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन जो है ये सेम प्लांट के अंदर ही होगा, ठीक है, पॉलिनेशन विल बी विथ सेम प्लांट, बट यहां क्या होगा, पॉलिनेशन विथ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जेनेटिकली हमेशा सिमिलर ही रहेंगे, कभी भी ऑफस्प्रिंग अगर हम देखें उनमें न्यू कॉम्बिनेशंस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट के बीच में हो रहा है तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ सेम जेनेटिक मेकअप, पर जहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहां पे क्या होगा, दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट है, जैसे कि दो इंसान के डीएनए कभी सेम नहीं हो सकते, वैसे ही दो प्लांट के डीएनए भी डिक्टो सेम कभी नहीं होगा, ठीक है, तो दे विल बी जेनेटिकली डिसिमिलर। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएशन की अगर हम चांसेस देखें तो वेरिएशन के चांसेस हमेशा कम होंगे एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में क्या होगा, वेरिएशन के चांसेस हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नए नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें वेरिएशन के भी चांसेस ज्यादा होंगे। और प्लस देखिए सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स बहुत टाइम तक सेल्फ पॉलिनेटेड होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम होती है। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, दैट मीन्स सेम प्लांट बार बार रिपीटेडली, वो मतलब आप ये मानो कि बार बार जेनेटिकली सिमिलर प्लांट ही बना रहे हैं। अब हो सकता है कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा वायरस आ गया हो जिसमें क्या होगा कि कोई नई चेंज चाहिए, बट वो प्लांट अपने आप को भी नहीं चेंज कर पाएगा। तो इस तरीके के सिचुएशन में क्या होगा, अगर एक प्लांट को कोई बीमारी लग गई तो सारे प्लांट इक्वली अफेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली तो सिमिलर है। अगर एक नहीं फाइट कर पा रहा है उस वायरस के साथ तो जाहिर सी बात है बाकी सारे प्लांट भी उस वायरस के साथ नहीं कर पाएंगे। प्लस क्या होता है, ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो सेल्फ पॉलिनेट करते रहते हैं तो उनकी वाइटलिटी भी कम हो जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट अगेन हमें बस देखना है कि डिफरेंसेस क्या है, हमें इतना डेप्थ जाना ही नहीं है। ओके, सो कुछ हमारे
हो सकते हैं ये, प्लस एग्जाम्पल सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स की हमें एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, और एग्जाम्पल्स आप खुद लिखोगे। क्या एग्जाम्पल्स है सेल्फ पॉलिनेटेड और सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट के बीच में? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ओके, सो अब आते हैं लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ द ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का क्या फंक्शन होता है? तो ओवरी के दो फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं? दो। सबसे पहले तो एग सेल की प्रोडक्शन, दैट इज आवर ओवम की प्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज दी प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एक और ये अगर एग सेल्स बनाती है तो दूसरी ओर ये फीमेल हॉर्मोन्स की भी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए हम ओवरी को क्या कहते हैं? इसीलिए ओवरी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या है? प्राइमरी पार्ट ऑफ अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये था कुछ हमारे PYQs। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन अगेन हम रिपीटिंग यहाँ नहीं ऐड कर सकती मैं, तो किस तरीके से हमें पढ़ना है ताकि आपको ये आइडिया मिले, इसीलिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए थे प्रीवियस ईयर से। सो अब हमने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए डायग्राम की अगर हम बात करें, सबसे पहला डायग्राम है पॉलिनेशन वाला डायग्राम जो हमारे बुक में दिया गया है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके भी डायग्राम्स आते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके का एक डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके की एक डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार आता है कि इन सेल्स को आप लेबल करो, कभी कभार आता है कि ऑलरेडी डायग्राम दिया होता है और हमें बताना होता है कि एग्जैक्टली ये किस चीज की डायग्राम है। ओके, तो अगर हम डायग्राम की लेबलिंग देखें तो कुछ हमें यहाँ ये सारी चीजें याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज इट, सबसे ऊपर क्या है? इट इज आवर पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये है हमारी पॉलन ग्रेन। व्हाट इज दिस? ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इट इज आवर मेल न्यूक्ली। मेल न्यूक्ली कहो आप, मेल गैमेट कहो, व्हाटएवर इट इज, सेम थिंग है। जो भी हमें ऑप्शन में दिया गया है हमें वही लिखना है। ठीक है, एंड देन दिस इज आवर एग सेल, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है क्या है? इट इज आवर ओवरी। ठीक है, तो पॉलिनेशन की जो ये डायग्राम है ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लेवलिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, आते रहते हैं, तो ये थोड़ा हमें देखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, दैट इज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है दो ओवरी, एंड यही दो ओवरी से कनेक्ट होती है द फैलोपियन ट्यूब, एंड दिस फैलोपियन ट्यूब विल लीड टू अ स्ट्रक्चर कॉल, क्या कहते हैं इसे? कॉल यूटेरस। ठीक है, अब यूटेरस के नीचे है दो हिमालय, which is called cervix, that is the opening of uterus, and it leads to a tube-like structure called vagina. ठीक है, तो यही बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत ज्यादा कोई हार्ड पार्ट्स इसके नहीं है। What is this? This is the ovary. ठीक है, and this is fallopian tube. This is fallopian tube, and again I'm repeating बच्चों, डायग्राम के पीछे मत जाओ, बस इसको याद रखने की कोशिश करो क्या अलग अलग पार्ट है। तो ये है हमारे फैलोपियन ट्यूब्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड यूटेरस, दिस इज द ओपनिंग विच इज कॉल्ड सर्विक्स, एंड दिस इज कॉल्ड विजाइना विच इज द ट्यूब्यूलर पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे लेवलिंग्स भी हमें याद रखने हैं क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था कि ABCD करके आपको दे देंगे और आपको इनका नाम लिखना है, या कभी कभार डायरेक्ट आ जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ करो और ओवरी का फंक्शन बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली याद रखनी है। तो डायग्राम की अगर हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कभी भी डायरेक्टली आता ही नहीं है। मेल से आ सकता है कि टेस्टिस के क्या फंक्शंस है, क्या फंक्शंस होंगे? ऑब्वियसली ऑफ स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, बट कभी भी डायरेक्ट
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उससे नहीं आता है, तो इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें ज़्यादा उस पर ध्यान देना है, उसकी हर एक लेवलिंग को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके भी डायग्राम्स हमें याद रखना है, ताकि बडिंग, बाइनरी फिशन, इस तरीके का अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम उन्हें सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के जो पार्ट्स वाला डायग्राम है वो भी हमें याद रखना है। और इसमें क्या था, इसमें था इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, ओके। फिर यहां से क्या थे, कुछ हमारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो। मैं बस इसको अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग, सो डोंट रन बिहाइंड माई ड्रॉइंग। बच्चों के वैसे कमेंट भी आते हैं कि उनको मेरे ड्राइंग बड़े अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो कौन से एंगल से अच्छे लगते हैं, बट आई जस्ट होप अच्छे ना भी लगे, समझ में आए, ठीक है। सो दिस आर सम, देयर अ लीव लाइक स्ट्रक्चर। इस टाइप के छोटे से लीव लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो हमें फ्लावर के इन पार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है, ठीक है। सो कैन यू नेम द डिफरेंट पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स है। तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज दिस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। तो फीमेल की अगर हम बात करें, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। एंड दिस, ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे है, क्या था ये था ओवरी, ठीक है। दिस इज दी ओवरी। और ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलकर पिस्टिल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पिस्टिल, पिस्टिल इज इक्वल टू, याद रखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिस वन इज एंथर, ठीक है। ऊपर में जो ये 2 स्ट्रक्चर बने हैं, दिस इज दी एंथर। और एंथर में क्या होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट होती है। दिस इज दी फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, स्टेमन की। दैट मीन्स स्टेमन इज इक्वल टू क्या होगा, AF। स्टेमन इज इक्वल टू AF, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। उसके अलावा ये जो कलर्ड होते हैं पार्ट्स, दे आर कॉल्ड पेटल्स। और पेटल्स सिर्फ हमारे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स है उसमें ब्राइटली कलर्ड होते हैं। उनसे आप देखोगे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है, क्यों, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। बट अगर आप एयर पॉलिनेटेड में देखोगे, एनिमोफिली में देखोगे, तो आप देखोगे कि उनमें बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड पेटल्स नहीं होते हैं। तो खैर वो एक अलग एडेप्टेशन है। बट ये जो हमारे पेटल्स है उनकी फंक्शंस क्या है इन इंसेक्ट पॉलिनेशन, सबसे पहले उनकी फंक्शंस तो है उनको अट्रैक्ट करना, तभी वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और नीचे जो ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेपल्स। एंड व्हाट इज दिस बाय द वे, क्या है ये, इसे हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं, इसे थैलेमस भी कहते हैं, और सिंपली हम कह सकते हैं ये क्या है, इट इज अ स्टॉक। So we have to remember the parts of the flower as well. तो ये कुछ हमारे इन एरिया से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हमें इस पूरे चैप्टर को ठीक से ध्यान से पढ़ना है। सो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।